हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशन अपडेट चैनल में। और कक्षा 12वीं के गणित का पेपर आ गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो आप बनाइए, तो मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर गणित के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरा जो है इसी में से आना है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और स्टूडेंट 32 नंबर के 32 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव आना है, तो पूरी कोशिश करिएगा कि आपके पूरे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सही जाएं। तो मैंने काफ़ी कलेक्शन किया यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ पूरे इसी में से आए। और यदि नहीं भी आते हैं तो इस टाइप के तो आना ही है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, रीड कर लें अच्छे से, ताकि आपके पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो सही जाएं और 32 में से 32 नंबर आप इजली लेकर आएँ। तो हम संबंध एवं फलन यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि पूरे चैप्टर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो 1 नंबर में रिक्त संबंध की परिभाषा लिखने को आ सकती है। राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन। और ये डेफिनेशंस मैंने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए यहाँ पर लिख दी है। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। और आर इक्वल इस तरह 5 सबसेट ए क्रॉस ए यहाँ पर लिखा जाएगा। और एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा लिखिए, जो डेफिनेशन है यूनिवर्सल रिलेशंस की। तो यहाँ आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। आर इक्वल जो रिलेशन है आर ए क्रॉस ए यहाँ पर आएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, यहाँ से बुक में भी ये सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ कलेक्शन दे दिया, आप प्रश्न देखकर बुक में भी उनके आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं, ट्राइबल रिलेशंस भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वतुल्य संबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और जो संक्रामक होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। तो इनकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ए कामा ए बिलोंग्स यदि आर में कर रहा है तो वो स्वतुल्य होगा। सम्मित में A1 A2 बिलोंग्स आर है तो A2 A1 भी बिलोंग्स होना चाहिए आर में। और संक्रामक में यदि A1 A2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में और A2 A3 बिलोंग कर रहे हैं तो A1 A3 भी बिलोंग्स होना चाहिए आर में। ये परिभाषा लिखने को आती है तो आप इस तरह लिख देंगे। यहाँ पर फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQs है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 से लेकर 4 में आर में ये द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे, तो सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, या आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। 4 में से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें सम्मित नहीं बन पा रहा है, बाकी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। छठवां MCQs हम देखें कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में ए इक्वल B-2 और B की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 आपको लेना है, तो सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है 6,8 बिलोंग्स टू आर, ये करेक्ट होगा। एक्स में संबंध आर जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि तीनों कंडीशंस हैं तो इस पे मैथ्स भी आते हैं एग्जाम में। अब फलन की तरफ चलें तो एकेकी अथवा एक एक फलन। तो यदि fx1 इक्वल fx2 है तो x1 इक्वल x2 होता है। इस तरह आपने पढ़ा होगा एकीकी फलन के लिए। 1 आर इंजेक्टिव भी इसको बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, बुक में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप यहाँ से प्रश्नों का कलेक्शन देख सकते हैं। आच्छादक अथवा आच्छादी जो फलन है, इसमें आप देखेंगे कि जो रेंज है हमारी, उसका भी प्रत्येक उसके एलिमेंट का कोडोमेन का डोमेन में प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा ऑनटू या सर्जेक्टिव जिसको बोला जाता है। फिर एकेकी तथा आच्छादक 1 एंड ऑनटू, तो ये भी यहाँ पर परिभाषा दी, दोनों चीज़ होना चाहिए। यहाँ डोमेन से भी हर एलिमेंट की इमेज बनना चाहिए और उधर कोडोमेन से भी हर एक की इमेज बनना चाहिए। तो वो फंक्शन जो है वो 1 एंड ऑनटू होता है। या फिर अगला प्रश्न देखें हम। मान लीजिए कि
एफ सदैट आर एरो आर एफ एक्स इक्वल एक्स टू पावर 4 द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। एफ ना तो एकीकी है और ना आच्छादक है। 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं एफ एक्स 3x दिया है। इस तरह दूसरे भी प्रश्न आ सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ बता दिए हैं और इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ए। एफ एकीकी आच्छादक है। एफ इज 1/2। ये आप देख सकते हैं पूरा। 10वां प्रश्न देखें, यदि ए 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। लेट ए 1, 2, 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 आंसर है ये। कुछ साल पहले आ भी चुका है एग्जाम में 2-3 बार, तो अच्छे से देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है लेट ए 1, 2, 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव। तो इस कंडीशन में जो इसका आंसर होगा ए 1, केवल एक इस तरह का संबंध बन सकता है। तो ये पहला चैप्टर आपका यहाँ हुआ, मैंने सभी कलेक्शन किया। सेकंड चैप्टर की तरफ आते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है मुख्य मान कहलाता है। जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी को मुख्य शाखा भी बोला जाता है। जो परिसर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी घुमा के पूछ सकते हैं कि मुख्य शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो परिसर को ही बोला जाता है। यहाँ पे सब इन्वर्स फंक्शन है और उनके प्रांत, डोमेन और रेंज दिए हैं। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइन इन्वर्स का जो डोमेन है वो कैपिटल ब्रैकेट में -1, 1 है और जो रेंज है, परिसर है, वो -π/2 से लेके π/2 तक एक क्लोज ब्रैकेट में, ये आप ध्यान रखिएगा। और यदि साइन फलन का डोमेन पूछा जाए तो ये कन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो परिसर है यहाँ इन्वर्स में, वो साइन फलन में इसका डोमेन होता है और जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉस इन्वर्स का भी -1, 1 डोमेन होता है और जो परिसर है, रेंज है, वो 0, π होगी। कॉसेक इन्वर्स का r माइनस मतलब रियल नंबर से यदि आप -1 और 1 हटाएंगे वो उसका डोमेन होगा और रेंज में 0 आप हटा देंगे यहाँ से। सेक इन्वर्स का भी रियल नंबर से माइनस किया और यहाँ π/2 वैल्यू नहीं रहेगी रेंज में। टेन इन्वर्स का डोमेन r है। r मतलब रियल नंबर में सभी नंबर आ सकते हैं और ओपन ब्रैकेट में यहाँ पर -π/2, π/2 है। कॉट इन्वर्स का 0π। तो इसमें से हर बार एक प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ये भी कई बार आ चुका है। यदि साइन इन्वर्स x = y है तो इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है, तो बी इसका सही ऑप्शन है। टेन इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 का मान बराबर है -π/3 के। कॉस इन्वर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा 5π/6। फिर प्रश्न चौथा आप देखेंगे, इसका मान है जो आप हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर डी आएगा 1। फिर पांचवा आप सवाल देखेंगे, इनमें प्रिंसिपल वैल्यू रख के जो मुख्य मान है आप निकालेंगे और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बी इसका करेक्ट आएगा -π/2। साइन ब्रैकेट में टेन इन्वर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी, x/√1 + x²। साइन इन्वर्स 1 - x -2 साइन इन्वर्स x = π/2 है, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पर आएगी c, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आठवें का जो आंसर होगा वो आएगा c, π/4। फिर नाइन्थ साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान है π/4। यहाँ किसी का भी मुख्य मान पूछ सकते हैं। आप लोग को जो तालिका याद है यदि पूरे मान की, तो वो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाता है तो इसका मान आएगा x। साइन एक्स का डोमेन यहाँ पर -π/2, π/2 है, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। ये साइन एक्स का डोमेन पूछा है। साइन इन्वर्स का डोमेन -1, 1 होता है और जबकि रेंज होती है ये। कॉस एक्स का परिसर यहाँ पर -1, 1 होगा और टेन इन्वर्स x + कॉट इन्वर्स x π/2 होता है। और भी फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनसे बाहर कुछ आना नहीं, तो आप एक बार देख सकते हैं। साइन इन्वर्स 1/x कॉसेक इन्वर्स x के इक्वल होता है और साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स x होता है। ऐसे एक
कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो ये सारे फार्मूले बुक में भी हैं, आप देख सकते हैं, आगे इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे, और एक बार आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कर सकते हैं। कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। मैट्रिक्स पे चलते हैं। चैप्टर 3 आव्यूह। हम किसी m क्रॉस n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत ये यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, कैपिटल ब्रैकेट में a i j और m क्रॉस n यहाँ पर रहता है। और a i j जो m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह तब होता है जब m इक्वल n होता है। जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के, रो की संख्या कॉलम की संख्या के यदि इक्वल है तो वो वर्ग आव्यूह कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 512। समान कोटि के सममित आव्यूह हैं यदि, तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद आप चौथा देख सकते हैं, इसका आंसर ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सब कैलकुलेट करने वाले मैथ्स भी हैं, बट इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं आपको एक एक को हल करके बताऊं, इसलिए आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लें। ये सिमेट्रिक है सेम, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन 5वां आप देखेंगे, एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एक शून्य आव्यूह है, A0 मैट्रिक्स। 6वां आप देख सकते हैं, एक ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, i प्लस ए का क्यू माइनस 7a बराबर होगा सी ऑप्शन के ए, यह करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आप देखें, जो ए डैश का डैश आप निकालेंगे तो ए आएगा, ये फार्मूले आपकी बुक में दिए भी हैं। और ए डैश बराबर ए है तो ए एक सममित आव्यूह होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश इक्वल ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए डैश इक्वल माइनस ए होता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आव्यूह। किसी शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। फिर एक ये स्तंभ आव्यूह है यदि m क्रॉस 1 होता है, और 1 क्रॉस n है यदि कोई कोटि किसी की, तो वो पंक्ति आव्यूह होगा। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले आव्यूह को m मल्टीप्लाई n कोटि का आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा, आयताकार रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं हम। आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है तो इसको परस्पर हम बदल देते हैं, तो इसको a डैश या a की पावर t से निरूपित करते हैं। फिर तत्समक आव्यूह देखें, यदि एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्णों के सभी अवयव एक होते हैं और शेष अवयव सभी शून्य हो, तो उसको तत्समक आव्यूह कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों बाकी सब 0 हों। और डायगोनल मैट्रिक्स यदि हम देखें विकर्ण आव्यूह को, तो एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो अदिश आव्यूह, उसमें एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के अवयव सभी जो हैं वो समान होते हैं, एक ही हों तो। अध्याय 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स, केवल वर्ग आव्यूह को ही सारणिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी आव्यूह यूज़ नहीं किए जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ देख लें हम, इस तरह दो सारणिक यदि बराबर हैं तो x का मान है, यहाँ तिर्यक गुणा करके और इक्वल रख के आप करेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, +-6 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट के a का मान होगा, यहाँ 3x3 दिया तो k जो है वो जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 3 की पावर में आएगा। यदि 2x2 देते कोटि तो यहाँ k वर्ग बाहर आता, तो इसका सही आंसर होगा सी, के 3 के फॉर्म में बाहर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, एक आव्यूह से संबद्ध, इसमें जो भी इसका सी आंसर करेक्ट है। यदि शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान यहाँ पर होगा 12, -2, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए का मान यहाँ पर बी होगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। यदि ए कोटि 2
का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर यहाँ पे होगा बी ऑप्शन के 1 डिटर्मिनेंट ए। फिर ए आई जे का सहखंड जो है वो उसका फार्मूला होता है कैपिटल ए आई जे -1 के ऊपर आई प्लस जे एम आई जे, एम मीन्स माइनर यहाँ पर पूछा जाता है। यदि हम दो पंक्तियों स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणी का चिन्ह भी बदल जाता है। यदि सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान या समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 होता है। यदि आइडेंटिकल है तो 0 होगा। ये एक फार्मूला है A11 A21, ये यदि इस अरेंज में इस टाइप में करते हैं हम तो इसका मान 0 आएगा। फिर एक और फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं A इंटू एडजाइंट A इंटू A, ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट A इंटू आई के। यदि कोई वर्ग आव्यूह क्रमशः अव्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय कहलाता है, यदि डिटर्मिनेंट A 0 या डिटर्मिनेंट A नॉट 0, ये फार्मूले आप देख सकते हैं। A इनवर्स का यहाँ पर फार्मूला रहेगा एडजाइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A। और यदि एक n कोटि का वर्ग आव्यूह तब एडजाइंट A की वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट A n-1 होती है। मान लो 2x2 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ये डिटर्मिनेंट A 2-1 यहाँ पर हो जाएगा। Ax इक्वल बी अद्वितीय हल इसका ये होता है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड मैथ्स किए भी हैं और बाकी ये अद्वितीय हल होगा और किसी हल का अस्तित्व नहीं है, खालिस्तान में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बार यहाँ पर आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद सीधे चलते हैं चैप्टर 5 पर, सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी जो चैप्टर है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की 1, log mn का फार्मूला ये है, log m अपॉन n का log m टू पावर n पावर आगे आ जाती है और एक फार्मूला ये और यहाँ पर दिया है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फार्मूले दिए हैं डिफरेंशिएशन के, आप लोगों ने 11th में भी पढ़े हैं। तो कोई सा भी सूत्र जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। कुछ कलेक्शन मैंने दे दिए हैं, हालांकि सभी आपको याद होंगे पर फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। e टू पावर cos x का अवकलन गुणांक होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू पावर cos x। सही आंसर होगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू पावर cos x। x इक्वल a cos थीटा, y a साइन थीटा है तो dy dx की वैल्यू होगी माइनस कॉट थीटा। ये सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद x 80 स्क्वायर y 280 है तो dy dx की वैल्यू 1/t होगी। y इक्वल लॉग साइन x है तो dy dx कॉट x होगा। यहाँ एक कंटिन्यूटी का मैथ्स है और x बराबर 2 पर ये संतत दिया है तो हमको जो है वो k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 3/4। डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर आप अवकलन करेंगे तो 2x cos x स्क्वायर आएगा। बाकी सारे फार्मूले मैंने दिए हैं, आप उसके हिसाब से और भी कोई मैथ्स आता तो कर सकते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 6वां चैप्टर जो है इसमें देखें तो एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी, इसके x के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है वो 12 पाई आएगी। और एक ये वाला यहाँ उनने मार्जिनल रेवेन्यू वाला दिया है, इसका आंसर 126 आएगा। किस अंतराल में y इक्वल एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 0, 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसका उच्चतम मान आप देखेंगे तो पहला आंसर आएगा 1/3 के ऊपर 1/3 की पावर। और अंतराल i में यदि वर्धमान है तो कंडीशन ये होगी x1 हमेशा छोटा होता है x2 से और fx1 जो होगा छोटा होगा fx2 से। पर यदि हासमान है तो x1 छोटा तो है x2 से पर fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से। और यदि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलते हैं तो यहाँ पर इक्वल का साइन और आ जाता है, fx1 लेस देन आर इक्वल fx2, इस टाइप में। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y व्हेन xy इक्वल 6 इज, न्यूनतम मान क्या होगा जबकि ये कंडीशन है, आंसर इसका 12 आएगा ए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx sin x प्लस cos x √2, उच्चतम मान आप निकालेंगे। मैक्सिमम मिनिमा का मैथ से ये 2-3 एक्सरसाइज तो इसकी डिलीट हो गई है। fx cos x से 0 पाई में हासमान है, सत्य असत्य में आता है तो ये सत्य है।
एक्स की पावर 1/x का महत्तम मान ई टू पावर 1/e है, ये भी सत्य है। फलन y इक्वल एक्स 5 - x में x की वैल्यू यहाँ पर 5/2 है, यदि उचिष्ट है, मैक्सिमम है तो। और एफ एक्स एक्स टू पावर 4 - x² - 2x + 6 का न्यूनतम मान होगा 4। 7वें चैप्टर समाकलन, जो काफ़ी फार्मूले से भरा है। 6 नंबर के इसमें से ऑब्जेक्टिव आना आपको पता ही है, हर साल मैथ द कॉलम आती है सही जोड़ी जमाने के लिए फार्मूले में, और काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन उनको होता है फार्मूले को लेकर, पर यहाँ सभी कलेक्शन है, इसके बाहर आना नहीं है। तो आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, लिख कर देख लीजिए तो गलती नहीं होगी। 10x का माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, या लॉग सेक एक्स भी होता है। कॉट एक्स का फार्मूला लॉग साइन एक्स भी और माइनस लॉग कॉस एक्स भी है। सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, और आप लोगों को लगा लेना है, मैं यहाँ लगाना कुछ जगह भूल गया हूँ। लिमिट 0 to π/2 कॉस एक्स का मान यहाँ पे π/4 आएगा। ये पिछले साल इस टाइप के क्वेश्चंस आए भी थे। a to b कॉस एक्स का मान यहाँ आप हल करोगे तो साइन b माइनस साइन a होगा। लिमिट 4 to 3 दिया, e टू पावर x तो e टू पावर 4 e - 1 x टू पावर 5 का ये आंसर रहेगा। इसके बाद x² 1 से 3 है तो 26/3, 10² x का 1 - π/4। यहाँ चले हम तो sec² x का 10x होता है, sec x 10x का sec x, और ये कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी आप बुक से भी इसको मैच कर सकते हैं। और एक और जो मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर जो ई टू पावर log कभी भी आता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। मैं यहाँ कलेक्शन में लिख नहीं पाया, यदि कोई ऐसा मैथ आ जाए कि इंटीग्रेशन ई टू पावर log x², तो उसका समाकलन होगा x³/3 + c, क्योंकि इससे log कैंसिल हो जाएगा और x² बचता है, तो उसका आंसर x³/3 + c आएगा। क्वेश्चन सेकंड देखें, √x + 1/√x का प्रति अपकलज है, जो एंटी डेरिवेटिव है, उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। और 13 हम देखें, एफ एक्स ये दिया है तो यहाँ पर जो वैल्यू है एफ एक्स की वो ए आंसर करेक्ट होगा। dx/sin² x इंटू cos² x, इसका आंसर बी करेक्ट होगा। फिर 5 वाला हम देखें, sin² x - cos² x/sin² x इंटू cos² x, इसका मान ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 का आंसर बी है। ये सब कैलकुलेट वाले मैथ्स हैं। क्वेश्चन 7 का आंसर बी है, और इनमें से बहुत कुछ आना है, इसलिए आप एक बार अच्छे से इनको करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर भी बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंटीग्रेशन का, इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। 11 का भी ए है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर भी बी है। 13 इंटीग्रेशन √1 + x² dx, इसका फार्मूला ये रहेगा। और 14 में √x² - 8x + 7 को जब कैलकुलेट करोगे तो उसका करेक्ट आंसर ये होगा। फिर लिमिट का दिया 1 से √3 dx/1 + x², इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका करेक्ट आंसर सी। 17 इसका करेक्ट आंसर 4, और 18 जो है इसका x sin x होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस बार CBSE ने भी अपने एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19, इसका करेक्ट आंसर पाई। फिर 21 का आप देख सकते हैं आंसर, और 20 ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, आप लोग कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हैं। और बेसिकली जो है वो इंटीग्रेशन से जो 6 नंबर में वो इन फार्मूले से मैथ द कॉलम आती है हर साल। तो ये फार्मूले आप देख सकते हैं, मैंने इनका जो फार्मूला वो नहीं लिखा है क्योंकि ये आपके बुक में प्रॉपर दिए हैं, तो आपको वहीं से याद करना है। और इन्हीं से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ टोटल 7 फार्मूले मैंने लिखे हैं। dx/x² - a² -x², काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, पर आप इसको बुक में से इनके सभी के आंसर देख सकते हैं। लिमिट का फार्मूला है a से b f(x) dx है, तो एफ बी माइनस एफ ए होता है। log x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो x log x - x रहेगा। अब कल समीकरण देखें, 9वां जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसकी कोटि एवं घात जो है वो यहाँ से पूछा जाएगा, आर्डर और डिग्री। तो इस समीकरण की जो आर्डर है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन को ही कोटि बोला जाता है। डिग्री जिस कोटि की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिग्री कितने की, तो यहाँ 1 है।
पर कुछ केसेस में, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा नहीं सकता हूँ, पर जहाँ पर इस टाइप के फलन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हो, तो इसका आंसर परिभाषित नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर हम जो है इसकी घात को डिफाइन नहीं कर सकते। अवकल समीकरण की कोटि है, इसमें आप देखेंगे तो सही आंसर 2 रहेगा। अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स प्लस वाई का व्यापक हल है, तो यहाँ आंसर इसका ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समघाती अवकलन समीकरण है? करेक्ट आंसर डी है। इस 6 आप देखेंगे समघाती अवकलन समीकरण का कौन सा फॉर्म है, आंसर सी करेक्ट रहेगा। फिर इसका समाकल गुणांक क्या होगा, ये भी पिछले बार पूछा जा चुका है। आप आईपी निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर जो है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा, 1/x। 8वां हम देखें कि समाकलन गुणांक इसका क्या रहेगा, तो आंसर डी करेक्ट है। अवकल समीकरण का व्यापक हल, आंसर सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर 10 का आप देखोगे तो इसका आंसर ये रहेगा। 11th का भी यहाँ पर दिया है सी। फिर dy अपॉन डी एक्स प्लस वी वाई क्यू वाले अवकलन समीकरण जो हैं वो प्रथम कोटि के रेखिक अवकलन समीकरण कहलाते हैं। यदि कोई अवकल समीकरण अवकलों में बहुपद समीकरण है तो उसका अवकल समीकरण की घात परिभाषित होती है। बहुपद होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित तो अवकल समीकरण कहलाता है। और किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकलज समीकरण की कोटि कहलाती है। यहाँ पर ये और ऑप्शन एक दिया है, यदि y इक्वल एक्स प्लस ई टू पावर एक्स है तब डबल डिफ्रेंशिएशन यदि करते हैं दूसरा अवकलज तो इसका आंसर ई टू पावर एक्स आएगा। अध्याय 10 चलते हैं। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। सदिश तथा अदिश राशियों से आप क्या समझते हो, यहाँ डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सदिश ऐसी राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी हो, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्वांटिटी डेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट वगैरह एग्जाम्पल दिए हैं। स्केलर जो राशि है अदिश, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, गति। तो इनमें से कोई उदाहरण जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश, ऐसा पिछले सालों में पूछा गया है। डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं, दिक् अनुपात, उनके बीच का जो रेशियो होता है वो उनका सम 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। सदिश के जो प्रकार हैं, शून्य सदिश जिसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु संपाती हो शून्य सदिश कहलाता है। जैसे वेक्टर है, यहाँ ए साथ है, बी इनका मान जो होता है शून्य होता है। यूनिट वेक्टर एक सदिश जिसका परिमाण 1 हो, इसको मात्रिक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। सम आदिम सदिश, 2 अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो तो वो आदिम सदिश कहलाएंगे। को इनिशियल वेक्टर, संरेख सदिश जो कॉलिनियर वेक्टर हैं वो 2 अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर देखें जो समान सदिश हैं, तो यदि उनके परिमाण और दिशा समान है तो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, तो इसका मात्रक सदिश आप जब निकालेंगे तो आंसर ये आएगा। त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी सब करेक्ट है। और संरेख सदिश से तो कौन सा कथन सही नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी, सी और डी आएगा जो सही नहीं है। यदि शून्यतर सदिश ए का परिमाण ए है तो लैम्डा एक शून्यतर अदिश है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका डी रहेगा। मान लीजिए सदिश इस प्रकार है कि डिटर्मिनेंट, माफ कीजिएगा, जो मॉडुलस है वो 3 दिया है और बी दिया है ये, तो ए क्रॉस बी वेक्टर मात्रक सदिश है यदि, तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ए और बी के बीच का कोण जो आएगा वो बी रहेगा, π/4। आयत के शीर्ष दिए, इनका क्षेत्रफल पूछा है तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा। यदि 2 सदिशों के बीच का कोण थीटा है और ए डॉट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो आंसर बी करेक्ट होगा। यहाँ बी मात्रक सदिश है तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में पूछा गया। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान यहाँ पर C1 होता है, ये ध्यान रखना।
यदि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो ये रिलेशन होगा, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। और सदिश के दिक् अनुपात जो हैं, यदि कोई सदिश ए है और उसमें A1 A2 A3 आप देख सकते हैं, इसके दिक् अनुपात कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखें, यहाँ पर दिया है A3i + 2j - k, तो इसके दिक् अनुपात 3, 2, -1 होंगे। जो i j k के कोएफिशिएंट है वही उसके दिक् अनुपात होते हैं। एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा? यदि समीकरण जो है वो समान दिया है तो यहाँ आप तुलना करेंगे तो एक्स का मान 2, वाई का 2 और जेड का 1 होगा। क्रम विनिमयता नियम जो है वो सदिश में होता है, साहचर्य गुण भी होता है और योज्य सर्वसमीका भी होती है। कॉस थीटा दो यहाँ आप देख सकते हैं, ये फार्मूला रहेगा डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, और डिटर्मिनेंट जो मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी यहाँ पर दिया है। ए डॉट बी यदि 0 होगा उस कंडीशन में जब ए और बी सदिश परस्पर लंबवत होंगे और ए सदिश का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होगा, और यदि बी का ए पर प्रक्षेप होगा तो नीचे ए आ जाएगा। फिर एक ये कोची जो सर्वसमीका वो यहाँ पर दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मॉड में ए डॉट बी दिया है तो लेस देन आर इक्वल टू होता है यहाँ पर मॉड में ए इंटू मॉड बी, और ये दूसरे कुछ फार्मूले भी हैं। साइन थीटा का भी फार्मूला यहाँ पर दिया है। ए क्रॉस बी में यदि आर्डर चेंज करेंगे तो माइनस लगता है बी क्रॉस ए, और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जो है वो 0 होता है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ए क्रॉस बी है। मॉड में आप देख सकते हैं, और यहाँ ए क्रॉस बी का फार्मूला ये होता है, दी क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं। एक उदाहरण हम देखें, यदि ए और बी का मान ये दिया है तो यहाँ ए क्रॉस बी का मान जो होगा √507 होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 आता है, ये ध्यान रखिएगा। द वेक्टर सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इज 0। 11वें चैप्टर पे चलते हैं, त्रिविमी ज्यामिति जो 3 डायमेंशनल ज्यामिट्री है। उसमें यदि रेखा के दिक् अनुपात 2, -1, -2 है तो दिक् कोसाइन ये होंगे। एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन 1, 0, 0 होते हैं। वाई अक्ष के ये हैं, जेड अक्ष के ये। सरल रेखा का सदिश समीकरण ये होता है, और कार्तीय रूप उसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो ये होता है। दो दिए गए त्रिभुजों से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, और दो रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा होता है। लंबवत है तो थीटा 90, तो सूत्र इस तरह आ जाएगा। समांतर है तो ये सूत्र रहेगा। cos थीटा दो सदिश समीकरण के बीच इस तरह हम कोण निकालेंगे इस फार्मूले से, और रेखा युग्म यहाँ पर दिया इसके मध्य का कोण हम निकालेंगे। तो ऊपर वाले फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये cos इनवर्स 8√3/15 आएगा। स्क्यू लाइन जो होती हैं विषम तली रेखाएं के बीच का जो दूरी है, जो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, और इसमें से मैच आ भी सकता है जो आपको 4 नंबर में आना है। तो ये फार्मूला रहेगा उसका। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी में फिर फार्मूला ये हो जाता है। एक रेखा का दिक् अनुपात वे संख्याएं जो रेखा की दिक् कोसाइन के समानुपाती होती हैं। फिर cos थीटा का फार्मूला ये भी, यदि दिक् अनुपात के नज़रिए से हम देखें। विषमतली रेखाएं जो स्क्यू लाइंस होती हैं वे रेखाएं जो ना तो समांतर है और ना ही प्रतिच्छेदी होती हैं। ये रेखाएं विभिन्न तलों में भिन्न होती, स्क्यू लाइंस इनको बोलते हैं। लास्ट चैप्टर हम चलते हैं प्रायिकता में। प्रोबेबिलिटी जो है इसमें ये फार्मूले हैं और इन सबको आपको याद करना है। वैसे तो सभी प्रायिकताओं का योग, जितनी भी घटनाएं उन सब की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। निश्चित जो प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित की 0 होती है। और प्रायिकता का मान जो है वो 0 और 1 के बीच होता है। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम आगे के फार्मूले देखें तो इस टाइप में ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं। PA 1/2 दिया है, PB 0, तो PA/B होगा। यहाँ पर C आंसर करेक्ट है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA/B और PB/A, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो D रहेगा। इसके बाद यदि दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/36। दो घटनाएं यदि स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। बेज थ्योरम जो है उसका फार्मूला ये है। फिर यहाँ ए द्वारा सत्य बनने की प्रायिकता इतनी है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4/5 आएगा।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ए भी ऐसी घटना है कि ए सबसेट बी, तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट सी होगा। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P इंटू पी एफ आता है, और ये कुछ और फार्मूले यहाँ पर आप देख सकते हैं। पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल भी 1 होता है। यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। बहुत सारी घटनाओं की प्रायिकता का योग भी 1 होता है, यह ध्यान रखना है। फिर पी ए आर बी या ए यूनियन बी का फार्मूला ये होता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाओं का फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी या पी ए डॉट बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। और यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो यहाँ पर इसका फार्मूला पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 0 हो जाता है। अपवर्जी का मतलब कि जब दो हम इवेंट ले रहे हैं जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना आए, उनका इंटरसेक्शन यदि शून्य आता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो वहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2 ए पी बी 0, तो ए अपॉन बी यहाँ पर डी आएगा, नॉट डिफाइंड। दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस टाइप में दिया, ये आए हुए क्वेश्चन से एमपी बोर्ड में। करेक्ट आंसर ए होगा। फिर ये आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर बी करेक्ट होगा। 53वें सैटरडे या संडे या कोई सा भी दिन पूछें लीप ईयर में, तो हमेशा आंसर 2/7 ही आना है, ध्यान रखिएगा लीप ईयर में। और यहाँ पर यदि ए 4 पी ए इक्वल 1 दिया है इक्वल 10 पी ए इंटरसेक्शन बी के, तो पी बी अपॉन ए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। तो स्टूडेंट्स क्लास 12th मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उनका कलेक्शन आप लोगों को बता दिया है। 2-3 बार रीड भी कर लेंगे तो इस टाइप के बहुत कुछ आप एग्ज़ाम में करके आएंगे, और पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर आ सकते हैं। बस आप लोग को ध्यान से ये पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं इम्पॉर्टेंट जो है 12th मैथमेटिक्स के मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक देख सकते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम में बना है, पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज सेम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया, बहुत कुछ उसमें से एग्ज़ाम में आना है। तो ये मैंने पूरा कलेक्शन दिया ताकि आप पूरे नंबर मैथ्स में लेकर आएँ। मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पूरे नंबर आना ही चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरे नंबर लेकर आएँ, मैंने ये वीडियो आपको बनाया है। चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी कॉलेज की भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडमिशन से रिलेटेड अपने चैनल पर देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।